हेलो, कैसे हो चैंपियंस। तो बेटा कभी सोचा है टॉपर और जो एवरेज स्टूडेंट है उनमें दोनों में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस है। टॉपर्स को क्या चीज़ टॉपर बनाती है? ऑब्वियसली उनकी जो सेल्फ डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, पढ़ाई का जो रूटीन है वो तो है ही। इसके अलावा टॉपर्स में ऐसी क्या बातें होती हैं जो उनको टॉपर बना देती है? जानना चाहते हो? चलो तो इस जर्नी पे मेरे साथ आज डिस्कस करते हैं टॉपर्स के बारे में ना। टॉपर्स किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस हिसाब, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो टॉपर बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि जो बुक्स हैं उनको पढ़ें कैसे, मतलब टॉपर्स बुक्स को कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू स्टडी बुक्स। मतलब ये भी कोई अलग सी बात होगी कि बुक्स को कैसे पढ़े। बिल्कुल बेटा, आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सी बुक पढ़नी है और उसके बाद में दूसरी कौन सी बुक पढ़नी है। पहले और उसके मतलब जो आपके पास में स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल को, चाहे वो किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल है या फिर वो आपके जो कोर्स के एनसीईआरटी बुक्स है, उनके अलावा कुछ आपके पास में अच्छी बुक्स है ना, हाँ, तो उनको पढ़ें कैसे, कैसे अप्रोच करें। तो पहले पार्ट में हम ये जानेंगे। इसके साथ में ही टॉपर्स का जो मेथड होता है ना, कि वो इतना अच्छी पढ़ाई कर कैसे लेते हैं, मेथड ऑफ स्टडी, मतलब इतने अच्छे से पढ़ाई कैसे कर लेते हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश तो करते हैं, लेकिन टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते हैं जिससे कि उनके जो एफिशिएंसी का लेवल है वो काफ़ी ऊपर चले जाता है और उससे उनके रिजल्ट्स हैं, परफॉर्मेंस है, वो बेटर टू बेटर होती चली जाती है। तो ऐसे क्या बात है, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि हाउ टू स्टडी बुक्स, तो कुछ बच्चे, जैसे आपने सोचा होगा, कुछ बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ आईआईटी मतलब जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि सर हम एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी तो किसके लिए, 12th के लिए है, बोर्ड के एग्जाम के लिए है, हम कुछ अच्छी बुक्स से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सीधी एस सी वर्मा बुक्स, एस सी वर्मा उठा ली, रेसनिक हॉलिडे उठा लिए ना, हाँ, मॉरिशन बर्ड उठा ली, किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। लेकिन बेटा सबसे पहले आपको जो स्टडी शुरू करनी है वो सबसे पहले एनसीईआरटी से करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, चाहे वो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री और बायो में तो एनसीईआरटी के बिना काम चल ही नहीं सकता। लेकिन फिजिक्स में भी एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छी है और प्रैक्टिस जो मैथ्स की शुरू होती है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और जेई एडवांस्ड, तो प्रैक्टिस आपकी मैथ्स की शुरू होती है, वो एनसीईआरटी से शुरू होती है। आपको एनसीईआरटी तो करनी ही है बेटा। एनसीईआरटी में आपकी जो सबसे पहले थियरी, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना है और उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे आप बायो के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बायो के जो पॉइंट्स, मेमोराइज करने वाले पॉइंट्स हैं, उनके लिए आपको नोट्स बनाने हैं। इवन आपके जो फिजिक्स में भी है कुछ पॉइंट्स, मतलब फिजिक्स में भी आपको एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं जो आपको रिवाइज करने हैं, जो आपको समझने हैं, जो पॉइंट्स है ना, फॉर्मूले वगैरह जो रिवाइज करने होते हैं वो सब नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। तो पहले एनसीईआरटी हो गई। उसके बाद में एनसीईआरटी में भी क्या करना है, पहले आपको थियोरी पढ़नी है इसकी, राइट, थ्योरी को समझना है, प्लस फिर आपको क्वेश्चंस पे जाना है, सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चंस को स्किप करते गए, नहीं, एनसीईआरटी में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं आपके, ठीक है, कुछ अच्छे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं आप पाएंगे। इवन फिजिक्स में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और वो इजीली सोल्व नहीं होते हैं। जब तक कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपको, आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने कितनी बड़ी बुक्स पढ़ रखी हो। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपको वो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, नहीं। अगर हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके तो सोल्व हो जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी के जब थियोरी और क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। कोई भी जो अच्छी बुक्स, कोई भी अच्छी बुक्स है ना, हाँ, कोई भी गुड प्रैक्टिस बुक है, प्रैक्टिस बुक, या फिर आपके पास में कोई कोचिंग के नोट्स हैं। प्रैक्टिस बुक की मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस बुक का मतलब कह रहा हूँ मैं कि आपको क्वेश्चंस जिसमें मिलेंगे, क्वेश्चंस उनको, उनकी प्रैक्टिस करनी है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस की भी, इसके साथ में न्यूमेरिकल्स की भी, वो प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। फिर आपको आगे बढ़ना है किस पर, पीवाईक्यू पर। यही टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है बेटा, पीवाईक्यू पर। अच्छा, पीवाईक्यू आपने सोल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व करना शुरू किए, तो यहां से आपको मिलेंगे कुछ बहुत बेहतरीन इनपुट। क्या इनपुट मिलेंगे, आप देखेंगे कि जो भी पीवाईक्यू आप सोल्व कर रहे हैं उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे आपके जिसमें बार बार गलतियां हो रही है आपकी। क्या कह रहा हूं मैं, बार गलतियां हो रही है। कुछ चैप्टर्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके
वीक हैं, जो बार बार जिनमें गलतियां कर रहे हैं। तो आपको इनका एनालिसिस करना है, अपनी जो परफॉर्मेंस आती है PYQ में उसको एनालाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है कहाँ पर, आपके वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट्स, राइट, द वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया बेटा, ये पॉइंट्स का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपके कौन से चैप्टर वीक है, पूरा चैप्टर ही वीक है आपका, या फिर और टॉपिक, उस किसी भी चैप्टर में कोई टॉपिक वीक है। तो ये जो पॉइंट है आपके, ये जो एनालाइज करेंगे, आप चीज़ को एनालिसिस करेंगे किसका, जो आपने PYQ किए, आपने कुछ और प्रैक्टिस MC मतलब जो आपके जो कैसे प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, है ना, मॉक टेस्ट होते हैं, उनसे आपने प्रैक्टिस किया, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास में वीक पॉइंट्स कौन से हैं। उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को नोट कर लेना है, और फिर वापस, ये वीक पॉइंट क्यों है आपके, क्योंकि इनमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहां से आएगी बेटा, वापस आपको पहुंचना है उन पॉइंट्स, उन चैप्टर्स को लेकर, कहां पर, NCERT पर। NCERT पर पहुंचना है, और कुछ रेफरेंस बुक, जो अच्छी रेफरेंस बुक है, वहां पर पहुंचना है। और जो भी मटेरियल मिलता है आपको प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे आप फिजिक्स की बात आप कर रहे हैं, तो NCERT से पढ़ो, पहले थियोरी पढ़ लो, थ्योरी समझ लो, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस करो, सारे क्वेश्चंस स्किप नहीं करने, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, A से लेके Z तक सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। उसके बाद में क्वेश्चंस के मतलब जो भी आपके पास में मटेरियल है, बुक है, MCQ है, जो इतने भी हैं सबको प्रैक्टिस करो, जितने भी अच्छे मटेरियल्स हैं, अच्छे सोर्स है। आपके पास सपोज कि इसी का पढ़ता है NCERT आपने पढ़ ली फिजिक्स की, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, आपने अगर आप JEE एडवांस के लिए, JEE के लिए, इवन नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो HC वर्मा के कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए, HC वर्मा की प्रैक्टिस की। HC वर्मा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्टिव, वो बेटा बहुत अच्छे हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्कुल टेस्ट करते हैं। आप उनको करिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कॉन्सेप्ट पे कितनी कमांड है, राइट, समझ में आई बात। हाँ, वापस यही उन्हीं टॉपिक्स पे करनी है, उन्हीं चैप्टर्स के लिए प्रैक्टिस करनी है हमें, उन्हीं टॉपिक्स को मतलब NCERT से पढ़ना है, अच्छी बुक से उसकी थियरी पढ़नी है, प्लस क्वेश्चंस करने हैं, और फिर PYQ, वापस PYQ करने हैं, और PYQ करने के बाद में वापस एनालाइज। आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप PYQ करेंगे या फिर आप प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे, MCQ मतलब जो कहेंगे MCQ करेंगे, तो उसमें क्या रहेगा, आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस में। कैसा, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स बोल रहा हूं मैं, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा बेटा, बिल्कुल इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, ये टाइम टेस्टेड टेक्निक है, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा, राइट, टाइम टेस्टेड टेक्निक है। तो ये जिस भी टॉपिक में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक, स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है। आप पहले उसकी थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद में उसकी जो भी दूसरी अच्छी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, PYQ करेंगे, और PYQ करने के बाद में फिर अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, वीक पॉइंट्स मतलब वीक टॉपिक्स या वीक चैप्टर्स, और उसके बाद में वापस उनको अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मतलब उन टॉपिक्स को ही वापस करना है। और आप देखेंगे इसके बाद में कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अच्छा, इसमें जो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो वो एग्जाम कंडीशन क्रिएट करके आपको सोल्व करने हैं। एग्जाम कंडीशन क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो एग्जाम टाइम है ना, 3 आवर्स का एग्जाम टाइम है, तो आपको 3 आवर्स ही पेपर मतलब उसी तरह से जो आपका स्टडी रूम है वहाँ पर वैसा ही एनवायरनमेंट बनाना है कि भैया अब मेरा एग्जाम है ना, तो एग्जाम में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता किसी तरीके का भी, ठीक है। तो उस एग्जाम कंडीशन में उतने ही टाइम के साथ में आपको ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, और जो वो परफॉर्मेंस आपकी आएगी उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जो परफॉर्मेंस आएगी, तो वही परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आपकी मेन जो एग्जाम होगा उसमें आएगी बेटा, ठीक है। इसके साथ में आप जब जैसे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे, तो टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज पर भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्या कह रहा हूं मैं, टेस्ट सीरीज, आप किसी भी कोचिंग की या किसी टीचर की कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो उस पर भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। कैसे, एग्जाम कंडीशन में प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एग्जाम को भी अटेम्प्ट करने का तरीका होता है ना,
सबसे पहले हम फर्स्ट गो में 3 गो में एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट गो में आप सबसे इजी क्वेश्चंस जो होंगे उनको करेंगे, टिक मार्क वाले जो होंगे ना, आपको सीधा पता है कि टिक मार्क करना है तो उनको करेंगे। सेकंड गो में जो जिनमें हल्की कैलकुलेशंस हैं या फिर जिनमें थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है आपको, उसको उन क्वेश्चंस को करेंगे। थर्ड गो में वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें लेंथी कैलकुलेशंस है या फिर आपको समय ज़्यादा देना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, आपको कंफर्म नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप थर्ड गो में अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो इससे भी आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है बेटा, हर टॉपर इसी तरीके से करता है, मतलब मैक्सिमम, मतलब हर एक के वैसे वेरिएशन आता है, पर जो कॉमन स्ट्रेटेजी निकल के आती है वो स्ट्रेटेजी इनकी है, ये है। अच्छा, अब इसके साथ में हम देखते हैं कि मेथड ऑफ स्टडी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्या रहता है, उनको रहता है कि सर मेरी सिटिंग नहीं आती है, मतलब मैं क्या करूं, थोड़ी देर पढ़ता हूं उसके बाद में दिमाग में कुछ अलग विचार चलने लगते हैं, ये भी प्रॉब्लम होती है। सर मैं बैठ नहीं पाता हूं, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो बेटा सबसे पहले आप अपनी लाइफ से जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा दीजिए। और आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, आप बहुत सारा टाइम किस पे देते हो? सोशल मीडिया पे देते हो। व्हाट्सएप आपका है ना, आप टेलीग्राम चैनल के मेंबर बनते हो, इंस्टाग्राम पे भी रहते हो, आप फेसबुक पर भी रहते हो, और होता क्या है मोस्ट ऑफ द केस में टाइम पास होता है, टाइम किल करते हो आप। होता है कि नहीं होता है? बताइए आप, ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करो, आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सबसे बड़ा टाइम किलर है, आपके टाइम को किल करता है। तो सबसे पहले आपको इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। किसको? सोशल मीडिया यूज को, जो आपका है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। ये आपको नहीं, मतलब कम से कम टाइम स्पेंड करना है इस पर, राइट। मैं ये नहीं कहता कि आप लेक्चर्स में देखो यूट्यूब पर, या फिर आप काम के जो आपका असाइनमेंट्स मिलते हैं उनको सोल्व मत करो, नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, वो करो। लेकिन जो आप टाइम पास करते हो, 5 मिनट के कर लिए करो, देख लेता हूँ 5 मिनट के लिए कर देता हूँ ना, हाँ मैसेज देख लेते हो, कोई मैसेज तो नहीं आ गया। नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हो, नहीं नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखो। जब आपका टाइमिंग होना चाहिए कि मैं इस टाइम पर ही फ़ोन को देखूंगा, इसके अलावा मैं नहीं देखूंगा, ये आपके टाइमिंग, ये कंट्रोल, ये डिसिप्लिन आपको लेके आना पड़ेगा, राइट। इसके साथ में देखो दूसरा आपका बनाना है आपको रूटीन। और रूटीन बनाने के लिए ये किसके लिए क्यों जरूरी है? ये बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर बस दिन में 4-5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद में 2-3 घंटे की जो पढ़ाई होती है उसके बाद में आपका क्या होता है, सर भारी होने लगता है, सर दर्द करता है ना, दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। शिकायत होती नहीं बच्चों की? हाँ, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले मॉर्निंग में आप कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम या फिर हल्की जॉगिंग, ज़्यादा नहीं करा मैं कि आप थक के बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बॉडी नहीं बनानी है, क्या बॉडी नहीं बनानी है, जिम नहीं करना है, आपको सिर्फ हल्के एक्सरसाइज, प्राणायाम या फिर जॉगिंग, ये सब करना है, ताकि फ्रेश ऑक्सीजन, जो फ्रेश एयर है सुबह सुबह, वो आपके बॉडी में जा सके और वो ब्रेन के जो सेल्स हैं ना उनको एक्टिवेट कर सके, जो आपके मतलब कम एक्टिवेटेड सेल है उनको एक्टिवेट कर सके, नई ब्रेन सेल्स को मतलब जो बनेंगी ब्रेन में उनमें हेल्प हो सके। तो ये रूटीन, मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन बनाओ। इसके साथ में ही देखो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक। जो बच्चे कहते हैं कि भाई मेरी सिटिंग नहीं आती है सर ना, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं डेली, उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। जो बच्चे 5 से 6 घंटे डेली पढ़ते हैं उनके लिए भी, वो 5 से 6 घंटे से 8 से 10 घंटे पे कैसे जाएंगे। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अभी ड्रॉपर हैं, है ना, और वो 10 से 12 घंटे उनको चाहिए, तो 8-10 घंटे पढ़ पा रहे हैं, उसे 10 से 12 घंटे पे या 15 घंटे पे कैसे पहुंचेंगे, वो ये टेक्निक सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको 2 आवर्स से 3 आवर्स की सिटिंग निकालनी है। क्या मतलब हुआ इसका? कि आप एक बार जब चेयर पर बैठ गए, टेबल और चेयर पर बैठ, मतलब चेयर पर बैठ गए, तो आपने टेबल पर अपनी बुक्स रखी, काम की जो बुक्स है वो रख ली, जो आप सोल्व करने जा रहे हो वो रख लिया, उसके साथ में पानी की बोतल रख ली। उससे पहले आप बाथरूम जाके आ गए हैं, जो आपको खाना था वो खा चुके हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट अगर आपने 2 आवर्स की सिटिंग ली है तो आप नेक्स्ट 2 आवर्स में आप चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी कंडीशन हो, आप वहाँ से चेयर से नहीं उठेंगे। ये आपका फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आपको 2 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, आप शुरू करने वाले हैं, तो आप ये शुरुआत 1 आवर से कर सकते हैं। 1 घंटे, चाहे मेरी पढ़ाई हो या ना हो, चाहे मैं उसमें वो काम कर रहा हूँ जो मैंने सोचा था या नहीं हो रहा है मेरे से, चाहे मेरा सर फट रहा है,
चाहे कुछ भी हो रहा है, जब तक कि छत ऊपर से गिरने वाले नहीं हो तब तक चेयर से उठना नहीं है। घर पर भी बता दो कि मैं पढ़ाई करते टाइम नहीं उठूंगा, तो आप मुझे इसके लिए एक्सक्यूज कर दे, राइट। तो ये जब आप जैसे ही 2 आवर्स की सेटिंग खत्म हुई, उसके बाद में आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, खाने का ब्रेक लीजिए। अच्छा, खाना आपको एक साथ नहीं खाना है। क्या कह रहा हूं मैं? खाना एक साथ नहीं खाना है। एक साथ खाने पर क्या होता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका कहाँ चला जाता है, पेट की तरफ चले जाता है और सर हैवी हो जाता है, राइट। तो ऑक्सीजन फ्लो जो है आपका, ब्लड फ्लो है वो ब्रेन में कम हो जाता है। तो खाना एक साथ नहीं खाना है। खाना जो आप ये सिटिंग के बीच में ब्रेक होता है, उनमें ब्रेक्स में हल्का हल्का खाना लीजिए। फूड को इंस्टॉलमेंट्स में लेना है। क्या कह रहा हूं मैं? इंस्टॉलमेंट्स में लेना है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये बेटा ये छोटे छोटे ट्रिक्स है, छोटे छोटे टेक्निक्स है, लेकिन ये बहुत काम की है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? चलो, वेरी गुड। तो आपको सबसे ये, अगर आपको 10 घंटे पढ़ रहे हैं और आप 2 आवर्स की सेटिंग ले रहे हैं, तो आपको 5 सेटिंग आ गई बेटा, ठीक है। अगर आप 12 आवर्स पढ़ रहे हैं तो आपकी 6 सेटिंग आ गई। आप अगर ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं तो आपने 3 आवर्स की सेटिंग, कुछ 2 आवर्स की सेटिंग, कुछ 3 आवर्स की सेटिंग, इस तरह से लीजिए। और जब तक आपकी सेटिंग कंप्लीट नहीं, वापस कह रहा हूँ, चाहे आप पढ़ नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं, आप चेयर से नहीं उठेंगे। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, चेयर से क्यों नहीं उठूंगा जब पढ़ाई नहीं हो रही? नहीं, ये जो है आप में डिसिप्लिन लेके आएगा, आपके डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, और इसके साथ में जो आपका जो आवारा मन है ना, हाँ, ये कमज़ोर पड़ जाएगा। वो आपके कंट्रोल में आने लगेगा, वो आपकी बात मानेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया, ये बैठ गए 2 घंटे तो अब ये नहीं उठने वाले, ये 2 घंटे बैठ गए मतलब 2 घंटे बैठेंगे। तो ये जो आपके सिटिंग पावर को काफ़ी इन्हांस कर देगा। तो क्या कह रहा हूँ मैं, जो डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, उससे दूर रहो, उसके साथ में ही अपना रूटीन डेवलप करो। साथ में सिटिंग जो है, सिटिंग आपको हर 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, जो भी आप डिसाइड कर पा रहे हैं, जिस भी लेवल पर आप हैं, वैसे ही सिटिंग देते रहो। अच्छा, सिटिंग को धीरे धीरे इंक्रीज करना है, एक साथ इंक्रीज नहीं करना। आपने सिटिंग प्लान फॉलो किया, 2 घंटे की सिटिंग होती है मेरी, 5 सिटिंग है मेरी, राइट, या फिर 1.5 घंटे की 5 सिटिंग है, या फिर 1 घंटे की 5 सिटिंग है, 6 सिटिंग है, या फिर 3 घंटे की कितनी है, 4 सिटिंग है, 5 सिटिंग है। जो बच्चे 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। तो ये सिटिंग प्लान अपना फॉलो करो। उसके साथ में खाने का ध्यान रखो, खाना बीच बीच में, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना हमें, ऊर्जा बीच बीच में आपको लेते रहना है बेटा, ठीक है। और पढ़ना कैसे है? पढ़ना वही है, एनसीईआरटी पढ़नी है, थियरी पढ़नी है। ये सिटिंग की बात कर रहा हूँ, सिटिंग में करना क्या है ना, हाँ, प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस PYQ करने हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वीक एरियाज कौन से हैं, और उन वीक एरियाज पर वापस काम करना है, वापस गो बैक टू एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ। और फिर प्रैक्टिस करनी है, आपका पक्का इम्प्रूवमेंट, मतलब जो स्कोर है वो काफ़ी इम्प्रूव करेगा बेटा। इस बात में किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। टॉपर्स इसी तरीके से पढ़ते हैं, इसी तरीके से स्ट्रेटेजी रखते हैं अपनी, और डिसिप्लिन तो रखना ही है। आपको डिटर्मिनेशन पावर भी बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ही दिनों में बहुत बूस्ट कर जाएगा। चलो, तो उम्मीद है कि आपको ये जो टिप्स हैं मैंने दी है, स्टडी टिप्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगी, और आप, मेरी बेस्ट विशेज है आपके लिए। आप काम करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, बिल्कुल सक्सेस एक दिन आपके कदम चूमेगी। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज अगेन।